नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंगिक जनन का तीसरा प्रकार, वह है पारकर्मण। हम जीवाणुओं में लैंगिक जनन की या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। वहाँ पर हमने रूपांतरण और कॉन्जुगेशन, रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन या सहयुग्मन, इन दो विधियों का अध्ययन कर लिया था। हमारी जो लास्ट विधि है वह है ट्रांसडक्शन या पराक्रमण या पारकर्मण भी इसे बोला जाता है। इसकी स्टडी हम आज करने वाले हैं। तो जो पराक्रमण है या पारकर्मण है, इसकी जो खोज की गई थी वह खोज की गई थी लेडरबर्ग और जिंडर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? लेडरबर्ग और जिंडर नामक साइंटिस्ट के द्वारा पराक्रमण की या ट्रांसडक्शन की खोज की गई थी। और किसके ऊपर अध्ययन किया था इन्होंने अध्ययन किया था साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की थी तथा पारकर्मण को खोजा था। अब पारकर्मण में क्या होता है, इसमें जो डीएनए खंड का या जीन का जो स्थानांतरण किया जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन में केवल डीएनए खंड या जीन का स्थानांतरण होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो यहाँ पर जो स्थानांतरण करने का कार्य करेगा वह किसके द्वारा किया जाएगा? वह एक जीवाणुभोजी वायरस के द्वारा किया जाएगा। तो जो पराक्रमण की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा संपन्न की जाती है? जीवाणुभोजी वायरस के द्वारा या बैक्टीरियोफेजी वायरस के द्वारा संपन्न की जाती है। और बैक्टीरियोफेजी वायरस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वह वायरस जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जीवाणुभोजी वायरस या बैक्टीरियोफेजी वायरस। अब जो जीवाणुभोजी वायरस है उनके द्वारा किस प्रकार से एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में या दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में डीएनए का स्थानांतरण किया जाएगा। वैसे पराक्रमण में तो क्या होता है? जीवाणुभोजी वायरस के द्वारा, किसके द्वारा? जीवाणुभोजी वायरस के द्वारा किसी भी दाता कोशिका से ग्राही कोशिका को या ग्राही कोशिका में किसी भी जेनेटिक सेगमेंट का या जीन का या डीएनए का क्या किया जाएगा? स्थानांतरण किया जाएगा। यहाँ पर मध्यस्थता के रूप में कौन भूमिका निभा रहा है? जीवाणुभोजी वायरस निभा रहा है। जबकि जो रूपांतरण पढ़ा था, रूपांतरण की जो प्रोसेस पढ़ी थी, वहां पर अपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किया था। वहां पर दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में डीएनए खंड के स्थानांतरण में कौन भूमिका निभा रहा था? तो वहां का माध्यम भूमिका निभा रहा था। या जो सॉल्यूशन जिस विलियन में या जिस जगह वह दोनों ही कोशिकाएं वृद्धि कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी, वहां का माध्यम जेनेटिक सेगमेंट के स्थानांतरण में भूमिका निभा रहा था। उसी प्रकार हमने कॉन्जुगेशन के अंतर्गत पढ़ा या सहयुग्मन के अंतर्गत पढ़ा। तो सहयुग्मन के अंतर्गत माध्यम का कार्य किसी के भी द्वारा नहीं किया जा रहा था। वहां पर दो जीवाणु कोशिकाओं का पास आना रेस्पॉन्सिबल था। जब दो जीवाणु कोशिकाएं पास आएगी तो उनके मध्य कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा और उसी के ही माध्यम से वह डीएनए का जो सेगमेंट है वह स्थानांतरित होगा या डीएनए का खंड स्थानांतरित होगा। तो तीनों ही प्रोसेस में हमने देखा कि कॉन्जुगेशन ही या सहयुग्मन ही ऐसी प्रोसेस है इसमें दो जीवाणु कोशिकाएं पास आएगी, जब भी उनमें क्या होगा? लैंगिक जनन संपन्न होगा या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस संपन्न होगी। जबकि रूपांतरण की प्रक्रिया में भी दो जीवाणु कोशिकाओं का या दो कोशिकाओं का पास आना जरूरी नहीं है। उसी प्रकार जो ट्रांसडक्शन की या पराक्रमण की जो प्रोसेस है इसमें भी दो जीवाणु कोशिकाओं का पास आना जरूरी
नहीं है। यहाँ पर जीवाणुभोजी वायरस इन दोनों के बीच में या डीएनए खंड को ले जाने का कार्य करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर दाता कोशिका से जो रूपांतरण प्रक्रिया थी उसमें दाता कोशिका से ग्राही कोशिका तक डीएनए खंड का स्थानांतरण सॉल्यूशन के माध्यम से या वह माध्यम जिसमें वो दोनों जीवाणु कोशिकाएं वृद्धि कर रही है उसके माध्यम से स्थानांतरण होगा। और इसमें दोनों कोशिकाएं पास आएगी और पास आने के बाद इनमें स्थानांतरण होगा। तो कांटेक्ट में आना, दो जीवाणु कोशिकाओं का या दो कोशिकाओं का कांटेक्ट में आना किसके लिए आवश्यक है? सहयुग्मन के लिए आवश्यक है। बाकी जो दोनों ही विधियां हैं, एक तो रूपांतरण है और एक परागकर्मण है, उनके लिए जरूरी नहीं है। तो ये एक काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं जो परागकर्मण है, ये दो प्रकार का होता है। अब इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो जो परागकर्मण है उसकी अगर दोनों ही प्रकार की बात करें तो एक तो है सामान्य परागकर्मण या जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। कौन सा है? जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और इसका जो दूसरा प्रकार है परागकर्मण का वह है विशिष्टीकृत या विशिष्ट परागकर्मण या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। क्या है? स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो पहले हम इसके एक प्रकार की बात करेंगे फिर दूसरे प्रकार पर समझेंगे और दोनों में ही क्या डिफरेंस है उनको भी हम समझेंगे और दोनों के ही माध्यम से या दोनों ही प्रकारों में जीवाणुभोजी वायरस के द्वारा दाता कोशिका से ग्राही कोशिका के मध्य जेनेटिक सेगमेंट का स्थानांतरण किस प्रकार संपन्न होता है, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम विशिष्टीकृत परागकर्मण की या विशिष्टीकृत पारकर्मण की। तो जो विशिष्टीकृत पारकर्मण होता है इसमें क्या होता है? एक तो जीवाणु कोशिकाएं होगी और जीवाणु कोशिका के पास क्या होगा? अपने खुद का डीएनए होगा जो इसका मेन क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है और इसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में जीव द्रव्य उपस्थित होगा। कोई भी जीवाणुभोजी वायरस क्या करेगा? पहले तो इस जीवाणु कोशिका को क्या करेगा? संक्रमित करने का कार्य करेगा। अब जीवाणुभोजी वायरस तो आप जानते हैं वो ऐसे वायरस जो कि जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। तो जीवाणु कोशिका के ऊपर कुछ न कुछ एक स्पेसिफिक साइट उपस्थित होगी जिन्हें क्या कहा जाता है? अभिग्राही स्थल कहा जाता है। इन अभिग्राही स्थल पर क्या आएंगे? जीवाणुभोजी वायरस आएंगे और जीवाणुभोजी वायरस के पास क्या होगा? अपने खुद का डीएनए होगा। तो जीवाणुभोजी वायरस अपने विशिष्ट जो इसकी जो टेल वाला जो पोर्शन है इस पर क्या पाए जाते हैं? सूप पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा था 6 सूप उपस्थित होते हैं उस षटकोणीय प्लेट पर, उसके द्वारा यहाँ पर अभिग्राही स्थल पर चिपक जाते हैं और इसके जो टेल्स होती है इन टेल्स के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जिसके कारण ये जीवाणु की कोशिका भित्ति में क्या कर देते हैं? छिद्र उत्पन्न कर देते हैं और छिद्र उत्पन्न होने के पश्चात इन छिद्रों के माध्यम से जो ये जीवाणु कोशिका जो डीएनए है ये कहां पर आ जाएगा? जीवाणु कोशिका के अंदर आ जाएगा और जीवाणु कोशिका के अंदर आने के बाद यह एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन को कोड करता है। कहां पर आ गया? यहां से निकलकर जीवाणु कोशिका के अंदर आ गया और जीवाणुभोजी वायरस यहां से हट जाता है। अब आने के पश्चात ये कौन सा डीएनए है? वायरल डीएनए है या जीवाणुभोजी का डीएनए है। अब इसके अंदर आने के पश्चात जो ये जीवाणुभोजी का जो डीएनए है ये विशिष्ट प्रोटीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? विशिष्ट प्रोटीन को बनाता है या कोड करता है। मतलब विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के जेनेटिक सेगमेंट या जो जीन है वो इसमें पाए जाते होंगे उनको बनाता है और वह विशिष्ट प्रोटीन
प्रोटीन को नाम क्या है, कौन से प्रकार के प्रोटीन बनाएगा, तो उन्हें कहा जाता है रिप्रेसर प्रोटीन या दमनकारी प्रोटीन। क्या कहा जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन या दमनकारी प्रोटीन। इन दमनकारी प्रोटीन का कार्य क्या है, इन दमनकारी प्रोटीन का कार्य है इस जीवाणु कोशिका के अंदर, किसके अंदर, जीवाणु कोशिका के अंदर वायरल घटकों के संश्लेषण को रोकना। जीवाणु कोशिका के अंदर जीवाणु कोजी के घटकों के संश्लेषण को रोकना। किसको रोकना, जीवाणु कोशिका के अंदर वायरल डीएनए आ चुका है, वायरल डीएनए के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या बनाता है, एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन को बनवाता है जीवाणु कोशिका की जो एंजाइमेटिक मशीनरी है उसको यूज करते हुए, और उन प्रोटीन को कहा जाता है रिप्रेसर प्रोटीन या दमनकारी प्रोटीन। और दमनकारी प्रोटीन इस जीवाणु कोशिका के अंदर क्या करेंगे, जीवाणु कोशिका के अंदर जीवाणु भोजी के घटकों के संश्लेषण को रोकेंगे। क्योंकि जीवाणु भोजी के घटक कौन कौन से हैं, इसके प्रोटीनीय घटक जो इसकी टेक्सोमियल इकाइयां होती है, प्रोटीनीय घटक जीवाणु भोजी के टेल वाला जो पोर्शन है उसको बनवाने को रोकेंगे। उसी प्रकार जीवाणु भोजी वायरस की जो षटकोणीय प्लेट है उसको रोकेंगे। मतलब जीवाणु भोजी वायरस का निर्माण नहीं होगा इसके अंदर, केवल इसका डीएनए ही यहाँ पर रहेगा, और ये डीएनए यहाँ पर थोड़ा बहुत मात्रा में विघटित हो जाता है, और इस जीवाणु का जो डीएनए है, मेन डीएनए, उसी के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। और बहुत समय तक जो ये कोशिका है, जीवाणु कोशिका, बहुत जनरेशन तक ऐसे ही ग्रो होती रहती है और विभाजित होकर ऐसी ही अनेक जीवाणु भोजी डीएनए युक्त जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है। अब जो ये जीवाणु कोशिका है जिसके डीएनए से जीवाणु भोजी का डीएनए भी है और दमनकारी प्रोटीन का निर्माण भी हो रहा है, जिसके कारण जो वायरल घटक है या जीवाणु भोजी के जो घटक है उनका निर्माण नहीं हो रहा है, तो इस जीवाणु कोशिका को कहा जाता है लाइसोजेनिक जीवाणु। क्या कहा जाता है, लाइसोजेनिक जीवाणु। क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक जीवाणु। और बहुत जनरेशन तक ये अपनी द्विविखंडन विधि के द्वारा ऐसी अनेक जनरेशन का निर्माण करती जाती है। मतलब अनेक जीवाणु कोशिकाएं यह बना देगी जिसमें जीवाणु भोजी का वायरस भी रहेगा। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आती है या एक समय ऐसा आएगा जब इस जीवाणु कोशिका में जो दमनकारी प्रोटीन है वह बनना बंद हो जाएंगे। अगर दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जीवाणु भोजी के घटकों का संश्लेषण क्या होगा, पहले तो रोकने का कार्य कर रहा था, जब ये बन रहे थे तो ये इसे रोकने का कार्य कर रहा था, परंतु जैसे ही दमनकारी प्रोटीन बनना बंद हो जाएंगे जीवाणु भोजी के घटकों का संश्लेषण क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और प्रारंभ होने के पश्चात तो आपको पता ही है क्या होगा, इसके अंदर वायरस के प्रोटीनीय घटक मतलब कैप्सिड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, वायरस की टेल का निर्माण होने लग जाएगा, उसकी षटकोणीय प्लेट बनने लग जाएगी। मतलब जितने भी वायरस, जीवाणु भोजी वायरस को बनने के लिए जो घटक चाहिए वह यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। और शुरू होने के पश्चात धीरे धीरे क्या होगा, जो यहाँ पर जीवाणु भोजी वायरस का जो डीएनए यहाँ पर संलग्न था, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट्स होगा यहाँ पर संलग्न, वह यहाँ से टूट जाएगा। जब ये यहाँ से टूटेगा जीवाणु के मेन क्रोमोसोम्स से, तो जीवाणु के मेन क्रोमोसोम्स से जब ये टूटता है तो जीवाणु का डीएनए भी कुछ मात्रा में ये अपने साथ ले लेता है। जैसे यहाँ से टूटा, टूटने पर क्या हुआ, ये तो इसका खुद का डीएनए था और साथ में ये किसका डीएनए ले आया है, क्या
जोड़ लाया है, इस जीवाणु का मेन डीएनए भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो मेन डीएनए है और जीवाणु मतलब जीवाणु का मेन डीएनए है और जीवाणु भोजी वायरस का जो डीएनए है ये इस कैप्सिड के अंदर पैक हो जाएंगे। इस प्रकार इस कोशिका के अंदर अनेक जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु भोजी वायरस का निर्माण हो जाएगा। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो जो जीवाणु कोशिका है ये क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, मतलब जीवाणु कोशिका फट जाएगी, जिसके कारण जो इसके अंदर जो जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु भोजी वायरस है ये कहां पर आ जाएंगे, बाह्य माध्यम में आ जाएंगे या बाहर की ओर आ जाएंगे। जैसे ये कोशिका फटी क्योंकि बहुत सारे वायरसों का निर्माण हो जाएगा, जीवाणु भोजी वायरसों का निर्माण हो जाएगा, इनमें जीवाणु का डीएनए भी होगा और निर्माण होने के पश्चात इस जीवाणु कोशिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी, जिसके कारण सारे ही जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु भोजी वायरस है ये बाह्य माध्यम में आ जाएंगे और किसी अन्य जीवाणु कोशिका या नई जीवाणु कोशिका को क्या करेंगे, संक्रमित करने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, संक्रमित करने का कार्य करेंगे। और उस जीवाणु कोशिका को जब ये संक्रमित करेंगे तो इस जीवाणु भोजी वायरस के द्वारा जो पहली जीवाणु कोशिका का डीएनए था, फर्स्ट जीवाणु कोशिका का डीएनए किसके साथ जुड़ा हुआ है, जीवाणु भोजी वायरस के डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब दूसरी जीवाणु कोशिका को ये संक्रमित करेंगे तो संक्रमित करने के पश्चात वापस से ये क्या करेंगे, इसका जो जीवाणु भोजी वायरस का जो डीएनए था वह इसके अंदर आ जाएगा और जिसके साथ जुड़ा हुआ पहली जीवाणु कोशिका का डीएनए भी आ जाएगा और ये कहां पर आकर जुड़ जाएगा, इसके साथ आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक का जो डीएनए है ये पहली जीवाणु कोशिका का है, ये वाला जो डीएनए है ये दूसरी जीवाणु कोशिका का है जो अभी नई जिसको संक्रमित किया है, और ये किसका डीएनए है, वायरस का या जीवाणु भोजी वायरस का डीएनए है। इस प्रकार एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका के मध्य क्या होता है, आनुवांशिक सेगमेंट्स का या जेनेटिक सेगमेंट्स का या जीन का स्थानांतरण संपन्न होता है। और विशिष्टीकृत पारकर्मण में या विशिष्ट पारकर्मण में जीवाणु के केवल एक विशिष्ट जीन का ही यहाँ पर स्थानांतरण होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, यहाँ पर क्या जुड़ रहा था, वायरल डीएनए जुड़ रहा था या जीवाणु भोजी वायरस का डीएनए जुड़ रहा था। जब ये यहाँ से हटता है तो यहाँ से हटता है तो केवल ये यही का ही या एक विशिष्ट डीएनए ही इसी के साथ रह जाता है और इस विशिष्ट डीएनए को ही दूसरी जीवाणु कोशिका के जीनोम में इंसर्ट करता है या दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करता है। तो केवल यहाँ पर एक विशिष्ट जीन का ही या विशिष्ट डीएनए खंडों का ही स्थानांतरण होता है। इस प्रकार के पारकर्मण को क्या कहा जाता है, विशिष्टीकृत पारकर्मण या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, क्योंकि यहाँ पर केवल विशिष्ट या स्पेसिफिक जीन का ही या जेनेटिक सेगमेंट का ही स्थानांतरण किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य पारकर्मण या सामान्य पारकर्मण या जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। किसको देखते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन या सामान्य पारकर्मण। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होगा, विशिष्टीकृत पारकर्मण में तो केवल एक विशिष्ट जीन को ही एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी वायरस के द्वारा स्थानांतरित किया गया है। तो सामान्य पारकर्मण में क्या होगा, तो सामान्य पारकर्मण में देखना क्या होता है, जैसे ये जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका में क्या है, इसके खुद का डीएनए है, इसे क्या बोलेंगे,
हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए। अब सामान्य पारगमन में क्या होगा, इसको भी कौन संक्रमित करेगा, इस जीवाणु कोशिका को जीवाणु बोझी वायरस संक्रमित करेगा। जैसे ही जीवाणु बोझी वायरस इसको संक्रमित करता है तो संक्रमित करने के दौरान क्या करेगा, जीवाणु बोझी वायरस अपने डीएनए को जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देगा। जैसे ही जीवाणु कोशिका में जीवाणु बोझी वायरस का डीएनए आता है, इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का या जीवाणु डीएनए का क्या होता है, खंडों में विभाजन हो जाता है, मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स यहाँ पर बन जाते हैं। क्योंकि इस केस में जो ये जीवाणु बोझी का जो डीएनए है ये दमनकारी प्रोटीन नहीं बनाता है, और जब ये सेगमेंट्स हो जाते हैं जीवाणु के डीएनए के और दमनकारी प्रोटीन भी नहीं बन रहे हैं, तो दमनकारी प्रोटीन नहीं बन रहे हैं तो जीवाणु कोशिका के अंदर क्या होगा, वायरल घटकों का निर्माण शुरू हो जाएगा। किसका निर्माण शुरू हो जाएगा, वायरल घटकों का निर्माण शुरू हो जाएगा। और वायरल घटकों का निर्माण शुरू होने के पश्चात यहाँ पर प्रोटीन का आवरण कैप्सिड भी बनेगा, टेल लाइक संरचना भी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो बहुत सारी संरचना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसमें से कुछ डीएनए खंड, जैसे ये क्या है, ये तो जीवाणु बोझी वायरस का डीएनए है, इस डीएनए के साथ कुछ न कुछ खंड किसके आ जाते हैं, इस जीवाणु डीएनए के आकर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। कोई ये वाला खंड यहाँ पर आ गया, दूसरा वाला खंड किसी दूसरे के साथ चला गया, तीसरे वाला खंड किसी तीसरे जीवाणु बोझी वायरस के साथ चला गया, क्योंकि इस कोशिका के अंदर दमनकारी प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है। इसी कारण यहाँ पर बहुत सारे वायरसों का क्या होगा, निर्माण होगा। और वो वायरस कौन से होंगे, जीवाणु बोझी वायरस होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे जीवाणु बोझी वायरस बनेंगे, और जीवाणु बोझी वायरस जब यहाँ पर बहुत सारे बनेंगे तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। इस दौरान क्या होता है, इसके अंदर दो प्रकार के जीवाणु बोझी वायरस का निर्माण होता है। अब वो दो प्रकार के जीवाणु बोझी वायरस कौन कौन से बनेंगे, एक तो वह वायरस जिनमें खुद का डीएनए भी होगा और साथ में ही जीवाणु कोशिका का डीएनए भी होगा, मतलब जीवाणु कोशिका का कुछ डीएनए भी होगा। एक वह वायरस जिसमें केवल खुद का ही डीएनए रहेगा, जीवाणु कोशिका का डीएनए इसके साथ नहीं जुड़ेगा। मतलब दो केस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पहले तो क्या होगा, वायरस के द्वारा जीवाणु कोशिका के ऊपर अटैक किया जाएगा और जीवाणु कोशिका डीएनए इस जीवाणु कोशिका में इंसर्ट हो जाएगा, या इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आने के पश्चात क्या होगा, तो जीवाणु का जो डीएनए है वह कई खंडों में विभक्त हो जाएगा या कई खंडों में बट जाएगा। और कई खंडों में बटने के पश्चात क्या होता है, इसकी कुछ जो डीएनए सेगमेंट है वह जीवाणु बोझी जो डीएनए है उसके साथ आकर जुड़ जाते हैं। इसी दौरान क्या हो रहा होता है कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका के अंदर इस केस में दमनकारी प्रोटीन नहीं बनते हैं, और दमनकारी प्रोटीन नहीं बनेंगे तो जीवाणु बोझी के घटकों का निर्माण यहाँ पर होता रहता है। इस दौरान प्रोटीन या आवरण टेलवेल लाइक संरचना ये बनती रहती है, और उस दौरान क्या होगा, इस डीएनए का भी क्या होता रहता है, रेप्लिकेशन होता रहता है, जिसके कारण इसके भी बहुत सारे डीएनए यहाँ पर बन जाते हैं। इन डीएनए के साथ कुछ डीएनए के साथ जीवाणु का डीएनए यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, और इस दौरान क्या बन रहा होता है, प्रोटीन आवरण बन रहा होता है। इस कारण इसमें दो प्रकार के जीवाणु बोझी वायरसों का निर्माण होता है। एक तो वह वायरस जिसमें केवल खुद का ही डीएनए या जीवाणु बोझी का ही डीएनए रहेगा, उन्हें सामान्य जीवाणु बोझी वायरस कहा जाता है। इसे तो क्या कहेंगे हम, सामान्य जीवाणु बोझी वायरस। और एक वह वायरस जिसमें खुद के डीएनए के साथ साथ जीवाणु के मेन क्रोमोसोम्स का डीएनए भी होता है, तो उस वायरस को कहा जाता है
जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु भोजी वायरस। क्या कहा जाता है? जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु भोजी वायरस। अब कुछ समय पश्चात जैसे जैसे इसमें जीवाणु भोजी वायरस की संख्या बढ़ती जाएगी तो यह कोशिका ब्लास्ट हो जाएगी और ब्लास्ट होने के पश्चात सारे ही जीवाणु भोजी वायरस, दोनों ही प्रकार के, एक तो सामान्य जीवाणु भोजी वायरस, एक जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु भोजी वायरस, दोनों ही बाह्य माध्यम में मुक्त हो जाएंगे। अगर ये वाले जीवाणु भोजी वायरस किसी दूसरी जीवाणु कोशिका को या किसी दूसरी कोशिका को संक्रमित करते हैं, इनके द्वारा क्या नहीं की जाएगी? परागकर्मण की क्रिया नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि इनके पास बैक्टीरियल सेल का डीएनए नहीं है। किसको स्थानांतरित करेंगे ये दूसरी कोशिका के अंदर? क्योंकि इनके पास तो कुछ ही नहीं है, केवल इनके पास तो इनका खुद का डीएनए उपस्थित है। इसी कारण इनके द्वारा परागकर्मण की क्रिया संपन्न नहीं की जाएगी। परंतु जब ये जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु भोजी वायरस किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करेंगे तो खुद का डीएनए भी बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करेंगे और साथ ही इनसे क्या जुड़ रहा है? पहली जीवाणु कोशिका का डीएनए भी जुड़ा हुआ है, उसको भी ये बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करा देंगे, जो कि न्यू बैक्टीरियल सेल होगी। और इंसर्ट कराने के पश्चात ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। ये तो जीवाणु भोजी का डीएनए और यहाँ पर पहली बैक्टीरियल सेल का डीएनए और ये खुद की या दूसरी बैक्टीरियल सेल का डीएनए, जो कि न्यू बैक्टीरियल सेल है। इस प्रकार यहाँ पर एक जीवाणु कोशिका से इस जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में डीएनए सेगमेंट का स्थानांतरण किया जा रहा है। और सामान्य पारकर्मण में यहाँ पर कितने सारे सेगमेंट्स हैं? इनमें से किसी भी सेगमेंट का स्थानांतरण पहली बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता थोड़ी है कि कौन सा सेगमेंट किस जीवाणु भोजी वायरस के साथ जाएगा। तो किसी भी सेगमेंट का स्थानांतरण यहाँ पर दाता से ग्राही में किया जा सकता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? सामान्य पारकर्मण या जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहा जाता है। तो विशिष्ट पारकर्मण में तो क्या है? केवल विशिष्ट जेनेटिक सेगमेंट का ही स्थानांतरण किया जाएगा, जबकि जो सामान्य पारकर्मण है इसमें किसी भी जेनेटिक सेगमेंट का स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये पारकर्मण की जो प्रोसेस है ये आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको हम डायग्रामेटिक रूप से समझते हैं। ये तो हमने केवल थोड़ा बहुत आपको समझाया है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आपके कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसको हम एक बार डायग्रामेटिक रूप से भी समझ लेते हैं। विशिष्ट पारकर्मण को या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन को डायग्रामेटिक रूप से समझें। तो सर्वप्रथम क्या होगा? विशिष्ट पारकर्मण में जीवाणु कोशिका को कोई भी जीवाणु भोजी वायरस वह क्या करेगा? संक्रमित करेगा। और यहाँ पर जो ये जीवाणु भोजी वायरस होगा वो कौन सा होगा? नॉन विरुलेंट प्रकृति का होना चाहिए, क्योंकि नॉन विरुलेंट होगा जब भी जाकर जीवाणु कोशिका क्या नहीं होगी? ब्लास्ट नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि जीवाणु भोजी वायरस ने यहाँ पर संक्रमित किया किसको? जीवाणु कोशिका को। जीवाणु कोशिका को जब ये संक्रमित करेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर इंसर्ट करा देता है? जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करा देता है। तो कोशिका द्रव्य में प्रवेश कराने के पश्चात ये क्या करता है? एक विशिष्ट प्रकार के दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है। और वह रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? इस जीवाणु कोशिका के अंदर जीवाणु भोजी के घटकों का या फेज पार्टिकल्स के संश्लेषण को रोकता है। जब फेज पार्टिकल्स का संश्लेषण नहीं होगा तो इस जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी वायरसों का निर्माण नहीं होगा, केवल उसका डीएनए ही रहेगा, जो कि खंडों के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर कुछ खंड यहाँ पर पड़े रहेंगे कोशिका द्रव्य में और इसके कुछ खंड
इस जीवाणु कोशिका के मेन डीएनए से यहाँ आकर ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये जुड़ा रहता है और इसी जीवाणु कोशिका के मेन डीएनए के साथ या जीवाणु डीएनए के साथ वायरल डीएनए भी क्या होता रहता है, रेप्लिकेट होता रहता है और अनेक जीवाणु कोशिकाओं की यह संतति में जाता रहता है। जैसे जीवाणु कोशिका विखंडन के द्वारा जब ये वृद्धि करेगी तो जीवाणु कोशिका का जो डीएनए है वह भी अलग अलग जीवाणुओं में भी जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, जीवाणुओं का निर्माण हो जाएगा जिसमें जीवाणु कोशिका का डीएनए रहेगा। इस प्रकार ये वृद्धि करती रहती है और जनन करती रहती है, जिसके द्वारा अपनी संख्या को यह बढ़ाती रहती है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आती है, उस दौरान क्या होता है, जीवाणु कोशिका में दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। जो रिप्रेसर प्रोटीन थी उसका संश्लेषण रुक जाएगा, उसका संश्लेषण नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, इस जीवाणु कोशिका के अंदर जो वायरल घटक है या जीवाणु भोजी वायरस के जो घटक हैं उनका संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा और उनका संश्लेषण जब प्रारंभ होने लग जाएगा उसी दौरान क्या होगा, यहाँ पर जो ये वायरल डीएनए या जीवाणु भोजी का जो डीएनए जुड़ा हुआ था वह इस जीवाणु के डीएनए से टूटकर अलग हो जाएगा और जब यह टूटेगा तो इस जीवाणु के डीएनए का कुछ भाग भी यह अपने साथ में ले लेगा या इससे जुड़ा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर तो क्या है, ये वायरस का डीएनए है या जीवाणु भोजी वायरस का डीएनए है जिसे हमने वायरल डीएनए कहा है और इसके साथ जीवाणु का डीएनए भी यहाँ पर आ चुका है। और एक पॉइंट और देखना है इससे पहले, यहाँ पर क्या हो रहा है, दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर वायरल घटकों का संश्लेषण नहीं हो रहा है और इसमें जो जीवाणु भोजी वायरस के जो डीएनए है या डीएनए सेगमेंट है उनको कहा जाता है प्रोफाज। क्या कहा जाता है, प्रोफाज कहा जाता है या प्रोफेज कहा जाता है। और प्रोफेज युक्त जीवाणु कोशिका कौन सी कोशिका कहलाती है, लाइसोजेनिक जीवाणु कोशिका कहलाती है। ऐसी जीवाणु कोशिका जिसमें वायरल डीएनए भी उपस्थित होता है और खुद का डीएनए भी उपस्थित होता रहता है और वह दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। मतलब जब जीवाणु के मेन क्रोमोसोम्स के साथ वायरल डीएनए या जीवाणु कोशिका डीएनए भी जुड़ा हुआ रहता है, उस कोशिका को कहा जाता है लाइसोजेनिक जीवाणु कोशिका या लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और इस जीवाणु में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल संपन्न होती है। इस दौरान जीवाणु कोशिका की मृत्यु नहीं होगी, केवल जीवाणु कोशिका विखंडन की प्रोसेस के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाती है। मतलब जीवाणु भोजी वायरस है इसमें जनन नहीं कर सकते, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। संख्या तो केवल किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी, जीवाणु कोशिका के द्वारा बढ़ाई जाएगी। अब मैंने बताया आपको कि कुछ विशेष परिस्थितियों में दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाता है। उस दौरान क्या होता है, तो वायरल डीएनए है वह इस मेन क्रोमोसोम्स से हटकर अलग हो जाएगा, इसमें खुद का डीएनए भी रहेगा और कुछ मात्रा में इस मेन क्रोमोसोम्स का डीएनए भी ये साथ में ले आएगा। अब साथ में ले आने के पश्चात इसमें क्या हो रहा है, दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो गया तो वायरल घटकों का जो संश्लेषण है वह स्टार्ट हो जाएगा, तो जीवाणु भोजी घटकों का निर्माण शुरू हो गया। इस दौरान क्या होगा, जीवाणु भोजी के जितने भी घटक है उसका प्रोटीन या आवरण, कैप्सिड है, उसके टेल का निर्माण है, सटकोनियम प्लेट है, पुच्छ वाला जो भाग है, उनका सभी का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और उन सभी में क्या हो जाएगा, जीवाणु भोजी का जो डीएनए है वो पैक हो जाएगा और साथ में जीवाणु कोशिका का जो डीएनए लाया है वह भी जीवाणु भोजी वायरस के साथ पैक हो जाएगा। और फिर इनकी संख्या बढ़ने पर जीवाणु कोशिका ब्लास्ट हो जाएगी, मतलब लाइटिक या उसका लयन हो जाएगा, मतलब लाइटिक साइकिल में वह एंटर कर जाएगी। पहले तो कौन सी साइकिल चल रही थी, यहाँ पर लाइसोजेनिक चल रही थी, परंतु जैसे ही दमनकारी प्रोटीन का निर्माण बंद हुआ, लाइसोजेनिक साइकिल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो
जाती हैं और उस दौरान सारे ही जीवाणु कोशी वायरस मुक्त हो जाएंगे जिनमें जीवाणु का डीएनए होगा और वो किसी दूसरी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करेंगे और यहाँ पर अपना जो जेनेटिक सेगमेंट है वो स्थानांतरित कर देंगे इसके साइटोप्लाज्म में और ये कहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, इस दूसरी जीवाणु कोशिका के मेन क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाएगा जिसमें खुद का भी डीएनए होगा, जीवाणु कोशिका भी डीएनए होगा और फर्स्ट जीवाणु कोशिका के द्वारा जो डीएनए लाया जा रहा था वह भी यहाँ पर डीएनए होगा। तो इस प्रकार एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक जो सेगमेंट है या डीएनए सेगमेंट है उनका स्थानांतरण किया जा रहा है और यहाँ पर स्थानांतरण के रूप में कौन भूमिका निभाता है, जीवाणु कोशी वायरस भूमिका निभाता है। और विशिष्ट पारकर्मण में केवल यहाँ पर विशिष्ट जीन का ही या एक स्पेसिफिक जीन का ही या डीएनए सेगमेंट का ही स्थानांतरण किया जा रहा है, इसी कारण इसे विशिष्ट पारकर्मण या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहा जाता है और इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों ही साइकिल संपन्न होती है। इस अंतर को आप विशेष ध्यान रखना। अब हम समझते हैं सामान्य पारकर्मण या जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब सामान्य पारकर्मण में क्या होगा, जैसे ही कोई भी जीवाणु कोशी वायरस किसी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है या फिर हम इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे ही जीवाणु कोशिका के अंदर क्या होगा, दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण बंद हुआ तो दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण बंद होने पर क्या होता है, जो यहाँ पर जो जीवाणु कोशी वायरस का जो डीएनए है वो यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटीन घटकों का या जो जीवाणु कोशी वायरस के घटक है उनका निर्माण शुरू हो जाएगा और उनका निर्माण जब शुरू होगा उसी दौरान क्या होता है, यह जीवाणु का जो डीएनए होता है वह खंडों में विभक्त हो जाता है और कुछ खंड जीवाणु कोशी वायरस के डीएनए के साथ यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं और जो ये वायरस बनेंगे जिसमें कुछ वायरसों में तो केवल खुद का ही डीएनए रहेगा, मतलब जीवाणु कोशी का ही डीएनए रहेगा और कुछ वायरस यहाँ पर ऐसे भी बनेंगे जिसमें किसका डीएनए रहेगा, खुद का डीएनए तो रहेगा ही सही, साथ में जीवाणु कोशिका के मेन क्रोमोसोम्स का डीएनए भी रहेगा जिन्हें जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु कोशी वायरस कहा जाता है। और जो सामान्य वायरस होंगे या सामान्य जीवाणु कोशी वायरस होंगे उनमें तो केवल जीवाणु कोशी का डीएनए ही या खुद का ही डीएनए रहेगा। जब वह सामान्य जीवाणु कोशी वायरस किसी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं तो ट्रांसडक्शन की या पारकर्मण की प्रोसेस संपन्न नहीं होती, परंतु जब भी जो जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु कोशी वायरस किसी दूसरी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं तो पारकर्मण की क्रिया संपन्न हो जाती है, मतलब जेनेटिक सेगमेंट का स्थानांतरण हो जाता है क्योंकि जीवाणु डीएनए युक्त जीवाणु कोशी वायरस में क्या होता है, पहले जीवाणु कोशिका का डीएनए होता है जो उस डीएनए को वह दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। ऐसा आपने पिछले वीडियो मतलब कि पीछे अभी हमने स्टडी किया ही सही। अब यह देख लिया हमने ट्रांसडक्शन की प्रोसेस जो कि दो टाइप्स की थी। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसडक्शन या पारकर्मण होता है इसमें दो प्रकार की साइकिल संपन्न होती हैं और दोनों ही प्रकार की साइकिल कौन कौन सी है, एक तो लाइटिक साइकिल और दूसरी है लाइसोजेनिक साइकिल। तो पहले हम देखते हैं लाइटिक साइकिल में। अब इस लाइटिक साइकिल में क्या होता है, यह जो साइकिल संपन्न की जाती है या उग्र जीवाणु कोशी वायरस के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, उग्र जीवाणु कोशी वायरस के द्वारा या वायरुलेंट जीवाणु कोशी वायरस के द्वारा संपन्न की जाती है। और जैसे ही उग्र जीवाणु कोशी वायरस जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो अपने डीएनए का स्थानांतरण इसमें करवाएगा ये, और डीएनए का स्थानांतरण करवाने के पश्चात ये क्या कार्य करता है, इसकी उपस्थिति में जो जीवाणु का डीएनए होता है
वह विखंडित हो जाता है, कई खंडों में बढ़ जाता है और इसमें दमनकारी प्रोटीन का भी निर्माण नहीं होता है और बहुत सारे जीवाणुभोजी वायरस का इसमें निर्माण होता है, जिसके कारण जीवाणु कोशिका यहाँ से फट जाती है और जीवाणु कोशिका के फटने की वजह से ही इस साइकिल को क्या कहा जाता है, लाइटिक साइकिल कहा जाता है। मतलब अगर हम कुछ विशेष पॉइंटों के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या होता है, जो जीवाणुभोजी वायरस होता है जब इसके अंदर इंसर्ट होता है या इसके अंदर प्रवेश करता है तो जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जिसके कारण जीवाणु कोशिका की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अंदर लाइटिक साइकिल के अंदर, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें जीवाणु कोशिका की मृत्यु नहीं होती है। और ये कौन से जीवाणुभोजी वायरस के द्वारा संपन्न की जाती है, ये की जाती है उग्र या नॉन विरुलेंट, इसके द्वारा नॉन विरुलेंट जीवाणुभोजी वायरस के द्वारा संपन्न की जाती है। इसमें वे जीवाणुभोजी वायरस संक्रमित करते हैं जो कि जीवाणु कोशिका को नहीं मारते हैं। मतलब इसमें जीवाणुभोजी का जब डीएनए इसके अंदर आता है तो वह जीवाणु कोशिका को ब्लास्ट नहीं करता, मतलब उसमें जनन नहीं करेगा और जनन के द्वारा अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगा। मतलब कौन सी साइकिल संपन्न होती है, लाइसोजेनिक साइकिल संपन्न होती है। मतलब जो जीवाणुभोजी का डीएनए है इस जीवाणु के डीएनए का ही एक भाग बन जाता है और इस जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया या लाइसोजेनिक जीवाणु कहा जाता है। और इस जीवाणु कोशिका की मृत्यु नहीं होगी, या तो विखंडन की प्रोसेस के द्वारा या तो द्विविखंडन होता है उसके द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और जीवाणु कोशिका की इस केस में मृत्यु नहीं होगी। इसी कारण इसे लाइसोजेनिक साइकिल कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को स्टडी किया है और उसके दोनों ही प्रकार को, एक तो सामान्य ट्रांसडक्शन और एक विशिष्ट ट्रांसडक्शन, मतलब स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन को स्टडी कर लिया है। और साथ ही हमने दोनों ही प्रकार की साइकिल को, एक तो लाइटिक साइकिल एक लाइसोजेनिक साइकिल को भी इसी के अंदर इंक्लूड करते हुए समझा है। इस प्रकार जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन की जो तीनों ही विधियां थी वह हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम कुछ अलग प्रकार के जो टॉपिक है हमारे, जैसे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या होते हैं, उनमें अंतर को डिस्कस करेंगे। तो उनका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ स्पेशल टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।